गुड मॉर्निंग। तो तर्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के सवाल आपको मैंने पहले भी बताया कि लॉजिकल रीजनिंग में करना सबसे टफेस्ट होता है ना, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति का जो परसेप्शंस है वो अलग अलग हो सकता है किसी भी एक मुद्दे को लेकर के, है ना। आपका तर्क कुछ और हो सकता है, मेरा सोचना कुछ और हो सकता है। तो एक वैलिड तर्क क्या है, इसका जजमेंट हम लोग कैसे करें, इस टॉपिक में यही सीखना है। तो जैसा कि मैं कल भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो आज मैं कॉन्सेप्ट की बातें खत्म कर लूंगा। इसके बाद अब आपको प्रैक्टिस सेट पे ले आएंगे कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे किया जाए, क्वेश्चन को हम देख करके कैसे आंसर को सही करेंगे। तो अभी तो आज कॉन्सेप्ट खत्म होगा। इसका प्रीवियस लेक्चर जो कल मैंने पढ़ाया था स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, उसमें भी कॉन्सेप्ट की बातें मैंने करा था। आज भी मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। तो आइए चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आर्गुमेंट का सवाल दिया जाएगा तो पहले आप उसे वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आधार पर रख के सोचो कि अगर ये मुद्दा हमारे समाज में अगर रखा जाए तो कैसा होगा, हमारे धर्म के आधार पर कैसा होगा, हमारा ओपिनियन क्या है। तो पहले तुम अपना ओपिनियन बनाओ उसके प्रति कि ये सही है कि गलत है। अगर ये बात हमारे सोसाइटी, हमारे पीपल्स, हमारे इकॉनमी, रिलीजन इसके लिए सही नहीं है तो उसका फेवर करने वाला तर्क को क्या करेंगे, गलत काट देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए मैंने आपको 4 सॉल्यूशन प्लान बताया था, 4 स्टेप प्लान बताया था। इसका पहला था प्रीलिम टेस्ट था, जिसमें 4 बातें थी। पहली बात थी कि तर्क एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए मतलब अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात थी टू मच सिंपल नहीं होना चाहिए। अति साधारण, तर्क सामान्य ना होकर विशेष होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। तीसरा बताया था सुपरफ्लुअस, उसके पेरीमीटर से बाहर नहीं होना चाहिए, जिसकी बात किया जाए उसी पर तर्क भी होना चाहिए, उसके दायरे से तर्क बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, सुपरफ्लुअस। और चौथी जो बात है वो ये बात है कि क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। सुनो, तर्क जो भी होता है ना वो कथन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। कथन के बारे में वो लॉजिक देना चाहिए। अगर बताया था कि आपको एक जो स्टेटमेंट होता है वो जो एक समस्या मुद्दा के रूप में आता है और 2 तर्क होते हैं, समझ लो 2 वकील होते हैं, एक कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है और एक कहता है ना बिल्कुल सही है। तो दोनों अपना अपना आर्गुमेंट पेश करेंगे और यहाँ पर आपको बनना है एक जज। एक जज की भूमिका में आकर के आपको दोनों को आर्गुमेंट को जज करना है कि कौन सा तर्क वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। तो सुपरफ्लुअस मतलब अनावश्यक, और ये प्रश्नवाचक। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चारों का एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल कल मैं इतना आपको समझा चुका हूं कि तर्क कुल मिला के मैंने बोला इन सब की जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है कि तर्क बकवास नहीं लगना चाहिए। पढ़ करके ये नहीं लगना चाहिए कि ये कैसी बात कर रहा है, ठीक है।
वो मुद्दे पर कैसी बात कर रहा है। आप बोलते हो ना, जब किसी की बात समझ में नहीं आती तो आप कहते हो क्या बोल रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। तो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए, तर्क सुनने पर लगना चाहिए कि नहीं इसमें कुछ दम है। अगर दम है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज यहां से शुरू करेंगे कि तर्क लॉजिकल होना चाहिए। कैसा? लॉजिकल। तर्क जो है लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल, उसमें लॉजिक होनी चाहिए। जैसे अब यहां पर जो पहला पॉइंट है वो है इस्टैब्लिश फैक्ट। इस्टैब्लिश फैक्ट। तो चलो अभी देखते हैं कितने बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आज सबसे पहले हैं सतीश उपाध्याय, गुड मॉर्निंग। विभा यादव गुड मॉर्निंग। सुशांत गुड मॉर्निंग। विशाल गुड मॉर्निंग। निखिल दुबे गुड मॉर्निंग। सतीश उपाध्याय गुड मॉर्निंग, है ना, सबको गुड मॉर्निंग है। सौरभ गुप्ता गुड मॉर्निंग। चलिए सबको गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से। और भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के आ जाएं। शिवा केसरी गुड मॉर्निंग। रितेश द्विवेदी गुड मॉर्निंग। अमृत यादव गुड मॉर्निंग। अंजेश, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग है, ठीक है। बॉबी राणा गुड मॉर्निंग। शिवा राठौर गुड मॉर्निंग। चलो सबको गुड मॉर्निंग है। चलो अब पढ़ते हैं। तो इस्टेब्लिश फैक्ट, पहली जो बात है वो है इस्टेब्लिश फैक्ट। याद रखिए कि कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो कि हमारे समाज में प्रतिस्थापित हैं, हमारे कानून में प्रतिस्थापित हैं, हमारे धर्म में प्रतिस्थापित हैं। तो जो प्रतिस्थापित तथ्य होगा अगर तार्किक रूप से वो बात बोली जाएगी तो यानी कि तर्क सही है, साइंटिफिक रूप से प्रतिस्थापित है ना। तो जैसे कि मैं अब आपको इस्टेब्लिश फैक्ट, जो फैक्ट इस्टेब्लिश है उसके बारे में अब हम आपसे बात करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है क्या भारत में अंतरजातीय, क्या भारत में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या भारत में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? अब तर्क है पहला, हाँ, इससे जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, इससे जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। दूसरा तर्क है नहीं, दूसरा तर्क है नहीं, दूसरा कहता है कि नहीं, इससे हमारी परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी, परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी, ठीक है।
क्या भारत में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? तो कहता है कि हाँ, इससे जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, और दूसरा कहता है नहीं, हमारी परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, हमारे समाज में इस्टेब्लिश फैक्ट है, जातियां कॉस्टलिज्म इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि अगर ये जाति को ना माना जाए, कोई किसी भी जाति में जब शादी करने लगेगा, कोई भी जात वाला किसी भी जात में जब शादी करने लगेगा, इंटरकास्ट मैरिज होने लगेंगे, तो ये लॉजिक बताओ सही है कि नहीं? इससे जाति प्रथा कमजोर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इससे जाति प्रथा खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ये आंसर सही है, यानी इसमें जो पहला तर्क है वो सही है। ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि आज हम लोग अपने जात वाले में ही शादियां करते हैं, लेकिन जिस दिन ये प्रतिबंध नहीं होगा, कोई किसी भी जाति में शादी करने लगेगा, डेफिनेटली जाति प्रथा उस दिन कास्टलिज्म का अंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सही है। दूसरा कहता है नहीं, इससे हमारी परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी। अरे भैया, दूसरी जात वाले से शादी करके लाएगा तो भी तो परिवार तुम्हारा चलेगा ना, ऐसा तो है नहीं। बच्चे तो दूसरे जात में शादी करोगे तो भी वो तुम्हारे घर की बहू बनेगी, बच्चे परिवार तो तब भी बढ़ेगा, तो परिवार कहाँ नष्ट हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरे जात में शादी कर लेने से परिवार ही नष्ट हो जाएगा। परिवार का जो सिस्टम है वो नष्ट कहाँ होगा, वो तो बच्चे तब भी आएंगे, आगे जनरेशन भी चलेंगे, सब कुछ है ना। तो दूसरा जो तर्क है वो कमजोर है, गलत है, वीक है, और पहला जो तर्क है वो सही है, डेफिनेटली है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो कास्ट को नुकसान पहुंचेगा, है ना। यस, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो यहां पे एक कथन है, क्या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले क्या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध के लिए उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। ओके, तर्क है पहला, हाँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध, प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध, प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध जानबूझकर नहीं होता, जानबूझकर नहीं होता, जानबूझकर नहीं होता। दूसरा कहता है नहीं, कानून के सामने, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध के लिए उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? तो बताइए, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर अपराध कर देता है तो क्या उसके लिए विशेष व्यवहार किया जाए? तो कह रहा है हाँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध जानबूझकर नहीं होता। बताओ, आपको नहीं लग रहा है सुन करके कि ये बकवास कर रहा है? प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो क्या वो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये कौन सी बात है कि जानबूझ के नहीं करता? ये तो गलत बात है ना, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा तर्क अस्थापित है, ये एक प्रतिष्ठित, ये जो है ये प्रतिस्थापित तथ्य है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, हमारा लीगल
संविधान में इस्टेब्लिश्ड है क्या कि नहीं, कहता है कि नहीं नहीं उनके साथ विशेष व्यवहार मत करो। क्यों? कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं। आपको पता है कि कानून के सामने सभी नागरिक देश के समान होते हैं, चाहे वो प्रतिष्ठित हो चाहे प्रतिष्ठित ना हो। तो यानी दूसरा सही है, यानी यह इस्टेब्लिश फैक्ट है। तो तर्क में अगर कभी भी इस्टेब्लिश फैक्ट दिया जाएगा तो याद रखना कि वो तर्क जो है वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा, राइट। जैसे ये सवाल है, इस्टेब्लिश फैक्ट अगर तर्क है तो सही होगा। एक और ले लेते हैं, कथन है, क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन की अपेक्षा क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए? तर्क दे रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट थोड़ी चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, क्या शाकाहारी भोजन की अपेक्षा क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए? ठीक है, तर्क है पहला, हाँ शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होते हैं। दूसरा, नहीं, मांसाहारी भोजन अधिक स्वादिष्ट होते हैं। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन पे बहस हो रही है कि शाकाहारी भोजन को अधिक महत्व दिया जाए कि मांसाहारी भोजन को अधिक महत्व दिया जाए। तो एक बंदा बोलता है कि हाँ हाँ
शाकाहारी भोजन अधिक महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहता है स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है। तो अगर साइंटिफिकली आप बात करोगे तो ये बातें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं, हम ही नहीं मानते, पूरा सोसाइटी मानता है, पूरा देश मानता है शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होता है। मतलब कि पहला तर्क इसका स्ट्रांग है। दूसरा तर्क कहता है नहीं, मांसाहारी भोजन अधिक स्वादिष्ट है। अरे भाई, ये किसी व्यक्ति का मीट खाने वाले का ये इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है कि मांसाहारी भोजन अधिक स्वादिष्ट है, जो शाकाहारी खाते हैं उनको भी स्वादिष्ट लगता होगा, है ना। तो ये कहना कि नहीं, इस आधार पे नहीं देना चाहिए क्योंकि मांसाहारी भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है, तो ये तर्क कमजोर है, ये बिल्कुल बकवास है, गलत है ना भाई। तो केवल पहला सही है। अर्चना यादव गुड मॉर्निंग, विश्वजीत यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है। ज्योति पासी फर्स्ट, शिवा केसरी ओनली फर्स्ट, बिल्कुल सही है। अगला देखो, पहली चीज की इस्टेब्लिश फैक्ट के बारे में बता दिया। दूसरी चीज है नोशन ऑफ ट्रूथ। अगर कभी तर्क में नोशन ऑफ ट्रूथ है तो वो तर्क वैलिड माना जाएगा। नोशन ऑफ ट्रूथ का मतलब ऐसी कल्पना जो सच्चाई पर आधारित हो, ऐसी कल्पना जो सच्चाई पर आधारित हो वो तर्क सही माना जाता है। जैसे स्टेटमेंट है क्या भाई बहन की शादी को मान्यता प्रदान करना चाहिए। तर्क है हाँ, इससे दहेज डाउरी प्रथा, दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। दूसरा है नहीं, यह एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई है। कुछ चीजें हमारे समाज में इस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे नोशन ऑफ ट्रूथ, एक ऐसी कल्पना जो सच्चाई के करीब हो। क्या भाई बहन की शादी को मान्यता प्रदान करना चाहिए? पहला तर्क दे रहा हाँ कर देना चाहिए। इससे दहेज प्रथा को रूट आउट किया जा सकता है, उन्मूलन किया जा सकता है। तो भाई दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एक ही एक व्यवस्था थोड़ी ना है। ये हमारा समाज कभी मान्यता प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी चीजों की मान्यता नहीं है ना। हमारा समाज इनको बुराई मानता है, बुरी नजर से देखता है। तो यानी जो दूसरा तर्क है कि नहीं, यह दिस इज अ सोशल इविल, यह एक सामाजिक बुराई है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे देश को पता है कि ये हमारा समाज इसको बुरी नजर से देखता है ना, इसलिए गलत है। ठीक है, तो पहला जो है दहेज प्रथा का अंत हो जाएगा। तो दहेज प्रथा को सरकार नियम कानून बना करके भी खत्म कर सकती है, यही एक तरीका थोड़ी है दहेज प्रथा को खत्म करने का। तो दूसरा, पहला गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि समाज इसको बुराई मानता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सेकेंड। तो कभी कोई इस्टेब्लिश फैक्ट आए, चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे वो संवैधानिक फैक्ट हो, है ना, और चाहे वो वैज्ञानिक फैक्ट हो, है ना, कोई भी चीज अगर इस तरह से आता है या सोशल रूप से समाज द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तो तार्किक रूप से वो सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं लेता हूं वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस पर आधारित तर्क सही माने जाते हैं। एक्सपीरियंस पर आधारित तर्क सही माने जाते हैं। अनुभव पर आधारित तर्क सही होता है। जैसे
क्या हमें माता पिता का पैर प्रतिदिन छूना चाहिए? प्रतिदिन छूना चाहिए। तर्क है हाँ, इससे अनुशासन बढ़ता है। इससे अनुशासन बढ़ता है। दूसरा, नहीं, एक ही काम करके ऊब जाएंगे। अब देखिए, बच्चों से कहा जा रहा है कि क्या हमें, मुद्दा यह है कि क्या हमें माता पिता का पैर प्रतिदिन छूना चाहिए। अब तर्क दे रहा है हाँ, इससे अनुशासन बढ़ता है, बिल्कुल, इससे हमारा डिसिप्लिन बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। दूसरा कहता है नहीं, एक ही काम करके ऊब जाएंगे। अरे कैसी बकवास कर रहा है यार, माता पिता का पैर छू के ऊब जाएगा बोल रहा है, यानी ये तो बकवास हो गया ना। तो दूसरा गलत है, ऊब जाएंगे, ये तो एक बकवास सी बात हो गई है ना, एकदम टुच्चेपन वाली बात। फेयरवेल के आप YouTube में मेरा वीडियो भी डाली। ये कौन है भैया? सुशांत निषाद जी, कहां बात कर रहे हो? जितेश कुमार, बिल्कुल पहला सही है। अब इसके बाद दूसरा आता है, अगली हेडिंग डालोगे एग्जाम्पल। याद रखो कि भूतकाल में किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित तर्क गलत होता है। कभी भी किसी से तुलना नहीं कर सकते हो। तर्क में अगर तुलना किया तो तर्क गलत हो जाएगा। किसी पास्ट में किसी व्यक्ति का उदाहरण दिया तो तर्क गलत हो जाएगा, है ना। तो याद रखो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े भाई को बीटेक कर रहा है और उसको लैपटॉप पापा ने दिला दिया। अब तुम कह रहे हो हमें चाहिए, हाँ, तो भाई वो पूछेंगे क्यों चाहिए, तो तुम कह रहे हो उनको दिलाया तो मुझे भी दिलाओ, यानी यहाँ पे तुमने तुलना कर दिया, और तुलना करोगे तो तर्क गलत हो जाएगा, है ना। इधर देखो, एग्जाम्पल बेस्ड, ठीक है। स्टेटमेंट है जैसे, क्या हमें अहिंसा के नीति का अनुसरण करना चाहिए? क्या हमें अहिंसा के नीति का अनुसरण करना चाहिए? तर्क दे रहा है हाँ, गांधी जी ने इस नीति का अनुसरण किया था। गांधी जी ने इस नीति का अनुसरण किया था। तो भैया गांधी जी ने इस नीति का अनुसरण किया था, क्या इसीलिए हमें भी ये काम करना चाहिए? तो याद रखो ये तर्क गलत हो जाएगा। दूसरा है, नहीं, भगत सिंह ने अनुसरण नहीं किया था। तो भैया बताओ जरा हमें कि ये बताओ कि गांधी जी या भगत सिंह ने जो काम किया वो देश काल खंड वातावरण परिस्थितियां सब कुछ अलग थी। आप किसी भी पास्ट में किए हुए व्यक्ति के कार्यों पर आधारित तर्क नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा तर्क दोगे तो तर्क गलत माना जाएगा, है ना। कहीं भी भारत में क्या ये होना चाहिए, तर्क दोगे हाँ अमेरिका में ऐसा होता है तो गलत हो जाएगा, ब्रिटेन में ऐसा होता है तो गलत हो जाएगा। कहीं भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। जहां भी एग्जाम्पल और कंपैरिजन आएगा तर्क को गलत काट दिया जाएगा, बोथ विल बी रॉन्ग। दोनों तर्क क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, राइट।
ओके, अब इसके बाद अगला लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले उसका प्री टेस्ट करोगे। प्री टेस्ट कैसे करोगे? प्री टेस्ट कैसे करोगे? प्री टेस्ट आपको मैंने बताया कि 4 तरीके से होगा। फिर इसके बाद बताया कि तर्क अगर लॉजिकल है तो तर्क सही होगा। लॉजिक में क्या क्या चेक करना है? इस्टेब्लिश फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, नोशन ऑफ ट्रूथ है, हाँ, और एग्जाम्पल बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है। ठीक, अब इसके बाद है प्रोज एंड कॉन्स। तीसरा पॉइंट है प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि उसके लाभ और हानि को देखना पड़ेगा। मान लो कोई तर्क तुमने पढ़ा, पढ़ते तुम्हें बकवास नहीं लगा, तुम्हें लगा यार ठीक लग रहा है, 50-50 हो गया, तो फिर तुम आगे बढ़े, लॉजिक चेक किए, मान लो तुम्हें लॉजिक भी मिल गया, अब तुम्हें लग रहा है कि ठीक लग रहा है, तो फिर उसमें तुम चेक करोगे प्रोस एंड कॉन्स, मतलब कि उसके लाभ और हानि का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट है क्या स्कूलों में योगा की शिक्षा, क्या स्कूलों में योगा की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? क्या स्कूलों में योगा की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? तर्क है पहला, हाँ, इससे शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा है नहीं, इससे विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। चलो बताओ, देखिए, अगर मान लो कि तुमने किसी तर्क को 4 स्टेप प्लान पे अगर रख करके देखा, अगर तुम्हें वो बकवास नहीं लगता है तो सेकंड स्टेप में आओगे, लॉजिक चेक करोगे, लॉजिक भी मिलती है तो थर्ड स्टेप पे आओगे, उसमें लाभ और हानि का एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो लाभ और हानि का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो बताओ क्या स्कूलों में योगा की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? मुद्दा है स्कूल में योगा की शिक्षा अनिवार्य। तो भाई योगा से अगर कहोगे हाँ करनी चाहिए तो तुम्हें योगा से होने वाले लाभ के बारे में बताना पड़ेगा। अगर कहोगे नहीं होना चाहिए तो तुम्हें योगा से होने वाले हानियों के बारे में बताना पड़ेगा। अब यहां पर देखो क्या कहता है, हाँ इससे शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। गलत, बकवास। क्यों बकवास? अब ध्यान से सुनो, ये बताओ शिक्षक की संख्या ही बढ़ाना है तो किसी भी सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हो, योगा ही क्यों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कहीं बढ़ा लो, इतिहास, भूगोल कहीं बढ़ा लो, योगा में ही क्यों? क्या रियली शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए ही योगा करना चाहिए या करवाना चाहिए? नहीं, ये तर्क गलत है। वो तो हम किसी भी सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं ना, तो ये गलत है। दूसरा, नहीं इससे विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। गलत बात है। क्यों? क्योंकि सबको पता है योगा करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो विद्यार्थी और भी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। योगा करने से कंसंट्रेशन कम थोड़ी ना होता है, तो पढ़ाई पे तो और ध्यान दे पाएगा, और ही कह रहा नहीं दे पाएगा, यानी कि दोनों ही तर्क क्या है? गलत हैं। बोथ विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब चलो लास्ट चौथा पॉइंट आपको क्या चेक करना है? चौथा पॉइंट चेक करना है बैलेंस। स्टेटमेंट है क्या भारत में प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री
ट्रेनिंग क्या भारत में प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए? तर्क है हाँ, इससे अनुशासन बढ़ेगा, इससे अनुशासन बढ़ेगा। दूसरा है नहीं, इससे देश पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, आर्थिक दबाव, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ठीक है, जब मान लो कि तर्क तुमने पढ़ा और तुम्हें बकवास नहीं लगा, पहली नजर में तुम्हें बकवास नहीं लगा, तो तुमने लॉजिक चेक किया, लॉजिक भी सही लगी, तुमने उसके लाभ और हानि का एक्सप्लेनेशन देखा, वो भी सही लगा, तो सबसे लास्ट में चेक करोगे कि भाई ये चीज जो है, ये जो बात है, ये जो तर्क है, वो बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस का क्या मतलब है कि समस्या बहुत छोटी हो, तुम बहुत बड़े उपाय कर दिए, समस्या बहुत बड़ी है, तुम बहुत छोटी उपाय कर दिए। तो यहां पर जरा ध्यान दो, कहता है कि क्या भारत में प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग, आप सबको पता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग अगर दी जाती है तो कितना खर्च आता होगा गवर्नमेंट का, है ना, और हर नागरिक को यार मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। हाँ, तो इससे क्या होगा, इससे अनुशासन बढ़ेगा। तो देखिए बकवास तो नहीं है, मिलिट्री ट्रेनिंग आपको पता है कि अनुशासित लोग हो जाएंगे, अनुशासन तो होगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। क्या सिर्फ अनुशासित करने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाना जरूरी है? क्या हमें मिलिट्री ट्रेनिंग देना ही जरूरी है? वो तो माता पिता, स्कूलों में टीचर भी बच्चों को अनुशासित करते हैं, है ना, उनको अनुशासन का पाठ हम बचपन से पढ़ा सकते हैं। सिर्फ यही तो एक बात नहीं है ना कि इतना बड़ा स्टेप लिया जाए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाए। ये तर्क इनका गलत है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। दूसरा कहता है नहीं, इससे देश पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। अगर हर नागरिक को आप मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश पर इसका आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि गलत है, जो कि राइट है, बिल्कुल सही बात है। इससे देश पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, इसलिए जो है प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल तर्क सही है। ओनली सेकेंड। तो दोस्तों आज अब मैं आपको बता दूं कि आज मैंने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है, तर्क का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। इसका मेरा कल का एक लेक्चर और आज का लेक्चर मिला करके दोनों लेक्चर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अब मैं तर्क का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, और इसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी और उस टाइम पे आप सभी लोग प्रेजेंट हो जाइएगा, क्योंकि जो भी क्लास मैं ऑफलाइन क्लास में जो प्रॉब्लम कराता हूं वो प्रॉब्लम मैं आपको ऑनलाइन नहीं कराऊंगा, यहां पर दूसरे प्रॉब्लम कराऊंगा। इसलिए हर बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल होगा प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस से ही आप लॉजिक को स्ट्रांग कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुमित, जितेश, सुमित, मधु, विश्वजीत, सबको, और जरा वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अधिक से अधिक। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आपको टाइमिंग बता दी जाएगी प्रैक्टिस की, और उस समय आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ओके, थैंक यू। अभी आज इतना ही रखते हैं। ओके।